हाँ जी, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कौन कौन से सेक्शन करे थे? 15, 16, 17। 15, 16, 17 किया था। 15 में क्या बताया था मैंने आपको? एक्सक्लूजन ऑफ फाइन इन सर्टेन एंटिटीज। कितने केसेस थे उसमें? सब सेक्शन बिना देखे कितने सब सेक्शन थे उसमें? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। इंजंक्शन और ऑर्डर वाला थी, इस केस में इंजंक्शन या ऑर्डर पास करती है, राइट। वो सारा टाइम वो एक्सक्लूड होगा। राइट। जब आपने केस लगाना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या डिप्लोमेट के अगेंस्ट, तो 3 महीने का नोटिस देना है। कितने दिनों का? 3 महीने का। 2 महीने का। सेक्शन 80 CPC। 2 महीने। हाँ, 60 days। हाँ, 60 डेज है वो। राइट। थर्ड में क्या था? इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेटर के केस में। फोर्थ में जब कोई थर्ड बायर आ जाता है ऑक्शन में, ऑक्शन परचेजर, उसके कौन कौन से रूल बताए थे मैंने? ऑर्डर 21, रूल 89 से 92 और वो तो हो गए सेटिंग साइड ऑफ सेल। हाँ जी। उससे पहले पूरा एज जनरल 62 या 64 से ऑनवर्ड्स 92 तक। ठीक है। फिफ्थ में क्या था? जब डिफेंडेंट एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। फिर 16 में हमें क्या किया? कौन सा इफेक्ट किया? इफेक्ट ऑफ ऑन और बिफोर, दो चीज़ों के ऊपर। राइट। फिर हमने 17 किया इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। राइट। इसमें अभी 2 केस लॉज रहते हैं आपके। एक मैंने आपको लिखवा दिया था, सेकंड लिखेंगे हम। फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। that is P. Radhabhai and others versus P. Ashok Kumar. And others, 2018 Supreme Court. लिखेंगे इसके ऊपर। Section 17 does not extend or break the limitation period. Full stop. It only postpones or defers it. It only postpones or defers it. Full stop. Section 17 does not encompass spelling लिख दिया मैंने। Section 17 does not encompass all kinds of frauds and mistakes. Full stop. Section 17 subsection 1 clause B and D section 17 1 B and D encompassed, ED लगा दो उसके पीछे, encompassed only those acts oblique conducts, only those acts oblique conducts which have the effect of suppressing the knowledge, suppressing the knowledge, entitling a party to pursue its legal remedy. यही बताया था मैंने आपको। Suppressing the knowledge, entitling a party to pursue its legal remedy. Full stop. Once a party becomes aware of antecedents
aware of antecedents, ANTECEDENTS, antecedent facts necessary to pursue a legal proceeding, comma, the limitation period commences. ये लेटेस्ट केस लॉ लिखो इसके ऊपर। संतोष देवी वर्सेस सुंदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। सुंदर 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 ये है नहीं आगे। टू जजेस बेंच का है। अच्छा, एग्जाम में बड़ा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। 2 जजेस, 3 जजेस, फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अगर आप याद कर सको तो मेरा होगा, मैं लिखवा दूंगा। अगर मैंने नहीं लिखवाया तो वो 2 जजेस ही है। अगर मैं लिखवा रहा हूँ वो 3 या 5 है, ये ध्यान रखना। मिनिमम बैठते 2 ही इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि सारे जजेस ही उनके जो होते हैं केसेस होते हैं वो 2 डिवीजन बेंच के होते हैं। अगर होगा तो मैं लिखाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज वो 2 जजेस ही है। तो इसमें क्या हुआ था, पहले फैक्ट्स अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना, ठीक है। एक डिस्प्यूट अराइज हुआ 2008 में सेल डीड का। अब प्लेंटिफ ने उसको चैलेंज करना है 2012 में फॉर कैंसिलेशन ऑफ डीड। ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट सब ने डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बार्ड बाय लॉ है अंडर आर्टिकल 59, 3 years ऑफ लिमिटेशन है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास आके उसने सेक्शन 17 का बेनिफिट लेना चाहा कि जी मेरे साथ जब रजिस्ट्री हुई थी तब फ्रॉड हुआ था, पैसे भी लिए एंड द एप्लीकेंट वाज इटसेल्फ प्रॉपर्टी डीलर, तो उसको नॉलेज थी सारी। और वो 3 साल के बाद आके कह रहा है जी मेरे साथ तब फ्रॉड हुआ था और मैं सेक्शन 17 का बेनिफिट लेना चाहता हूँ। और उसने एक डिफेंस भी लिया कि जी मेरे केस में ऑर्डर 7 रूल 6 भी लगता है जो हमने पढ़ा था, विच इज़ एन provision for exemption of suit. There is no remedy in the Limitation Act providing for condonation of delay in suits. However, Order 7 Rule 6 provides for exemption in suits. Right? This is interview question. कभी भूलना मत इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, लिखे। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट when fraud is alleged against the defendant, then as per rule of pleading, हाइफन डाल के लिखेंगे, the plaintiff must set forth, FORTH, the plaintiff must set forth the particulars of the fraud he alleges. The court also held that it is not the mere use of general words such as fraud, inverted commas में single, such as fraud that can serve as the foundation for the plea.
under section 17, the plaintiff should have been kept out of knowledge of his right to sue by means of fraud. ये देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज में इसने इस स्टेटमेंट में बता दिया। जो पहले वाली 2018 में लगाई है उसमें जो नॉमेनक्लेचर्स यूज्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट क्रक्स ऑफ द मैटर इज सेम, बाय मींस ऑफ फ्रॉड। इसके साथ ही हेडिंग बना लो ऑर्डर 7 रूल 6 अंडरलाइन। Supreme Court observed that as per Order 7 Rule 6, it is necessary that the plaintiff should show the ground upon which the exemption from the normal period of limitation is claimed. Right? हो गया अपना सारा 15, 16, 17. Now we'll begin with section 18 and 19. What is section 18? Effect of acknowledgement in writing. जनरली ये सेक्शन क्या कहता है, सम ऑफ अगर क्रक्स सम करें, सेक्शन ये कहता है कि अगर ए ने किसी के पैसे देने थे बी के, वो टाइम ख़त्म हो गया, पर ख़त्म होने से पहले उसने एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग दे दी कि हाँ जी मैंने आपके पैसे देने हैं और मैं इतने टाइम में दे दूंगा आपको। इन दैट केस जिस दिन उसने वो एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग ड्यूली साइंड एज पर सेक्शन 18 कंप्लाइंग विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 18 अगर वो दे दी है तो उस दिन से नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, बाकी का पीछे का सारा खत्म। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस सेक्शन। Only when you have a liability and you are recognizing that liability in written form, not oral, right? तो इसमें हम समझेंगे कि वो परफॉर्मा क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इफेक्ट क्या है। इफेक्ट मैंने अभी बता दिए कि पिछला पीरियड सारा गॉन, न्यू लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स। वो न्यू लिमिटेशन पीरियड कितना होगा एज पर आर्टिकल्स जो हमें दिया गया है लिमिटेशन एक्ट में, राइट? वो एक्नॉलेजमेंट किसको देनी है, किसके रिगार्डिंग देनी है, कब देनी है, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होने से पहले दे सकते हैं या बाद में दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो एक्नॉलेजमेंट रिटर्न में नहीं है, अगर किसी ने चेक दे दिया तो क्या होगा? जैसे पार्ट पेमेंट के केस में हम आएंगे सेक्शन 19 में, किसी ने पार्ट पेमेंट करनी थी, ठीक है, उसने वो चेक दे दी, क्या होगा उसका? वो सारे सिनेरियोज हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट अस रीड सेक्शन 18 फर्स्ट। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग नंबर 1, वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। पहले ही इसने यही बता दिया। अब इसमें पीरियड कौन सा लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? कैलकुलेशन के बाद जो पीरियड था, हाँ, वो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड आ गया। उससे पहले एक्नॉलेजमेंट देनी है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात नहीं करी यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से पहले आपके पास एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, किसके लिए? फॉर अ सूट और एन एप्लीकेशन, दो चीजों के लिए। अब किसके रिगार्डिंग, पहले किसके लिए आया, अब किसके रिगार्डिंग आएगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, ये दो चीजों के लिए। कॉमा, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट।
हैज बीन मेड, अंडरलाइन, इन राइटिंग, अंडरलाइन, साइंड, दोनों चीजें जरूरी हैं। साइंड के ऊपर लिखो रेड विद एक्सप्लेनेशन बी, इसके साथ ही द वर्ड साइंड इज टू बी रेड विद EXP डॉट ब्रैकेट में बी, एक्सप्लेनेशन बी। हैज बीन मेड इन राइटिंग, साइंड बाय द पार्टी, अब कौन करेगी एक्नॉलेजमेंट, अगेंस्ट whom such property or right is claimed, ऑब्वियसली जिसके अगेंस्ट क्लेम करा है हमने वो राइट और प्रॉपर्टी वही देगा एक्नॉलेजमेंट। और बाय एनी पर्सन थ्रू whom he derives his title or liability, वो भी हो सकता है और कोई और पर्सन भी हो सकता है जिससे थ्रू वो अपनी लाइबिलिटी ड्राइव कर रहा है या टाइटल ड्राइव कर रहा है, कॉमा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा जो मैंने अभी बात की थी, A fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed, जब वो साइन हो चुका हो तब से fresh period of limitation। Understanding what I am saying? Clear है, बिल्कुल simple language में, ठीक है। Number 2, where the writing containing the acknowledgement is undated, अब हमने writing तो कर ली, undated आ गई तो क्या होगा, oral evidence may be given of the time when it was signed, डेट नहीं डाली, साइन कर दिया था, उसका oral evidence admissible होएगा कि जी हमने तब की थी, ठीक है। बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कौन सी प्रोविजन है, इसके साथ ही लिखो सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट। Oral evidence of its contents shall not be received। अब एक ये देखो, अब ये एक पर्टिकुलर राइटिंग है, ये एक पर्टिकुलर राइटिंग है, यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाली, डेट नहीं डाली, तो ये टू क्या कह रहा है, डेट के रिगार्डिंग, ठीक है, ओरल एविडेंस हम दे देंगे, पर इसके रिगार्डिंग जो ये लिखा हुआ है, इसके ये कंटेंट्स हो गए, उसके बारे में नहीं हम ओरल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये बार है एविडेंस एक्ट में, जहां पे भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा वहां पे ओरल एविडेंस की मान्यता खत्म हो जाती है। 61 में क्या है, प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस, सेकेंडरी इज बाय वे ऑफ एक्सेप्शन। जब प्राइमरी नहीं अवेलेबल तो वो सेकेंडरी हम लेते हैं सेक्शन 65 की एप्लीकेशन लगा के। इसी तरह से जब भी कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास है रिटन में तो उसी का एविडेंस आएगा, ओरल हम नहीं लेंगे। बट सेक्शन 91 और 92 एक्सेप्शन है इस प्रिंसिपल की, टू द एक्सक्लूजन ऑफ दिस प्रिंसिपल कि जब रिटन हमारे पास नहीं है तो हम ओरल एविडेंस कब दे सकते हैं। उसके रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 91 के, जब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिटन में हो वगैरह वगैरह लिख के वो सारे अगर हम फुलफिल करते हैं तो ओरल एविडेंस उसका एडमिसिबल है। ऐसे ही सेक्शन 92 की बॉडी अपनी है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज है नॉट बिटवीन थर्ड पार्टीज तो उसका एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। प्रोवाइड 6 प्रोविजंस उसमें दे रखी हैं कि कब ओरल एविडेंस हम एज बाय वे ऑफ एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं। जब हम एविडेंस में आएंगे उस पर प्रॉपर करेंगे फुल लेंथ पे कि ये क्या होता है सारा, प्राइमरी, सेकेंडरी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, राइट। तो ये उसकी बात कर रहा है। ऐसी कोई अगर हैंड राइटिंग है हमारे पास, राइटिंग हमने कंटेन करी हुई है जो अनडेटेड है, सिर्फ डेट के रिगार्डिंग वो होगा, बट दैट इज सब्जेक्ट टू 91। अगर वो 91 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो, पर उसके कॉन्टेंट्स के रिगार्डिंग हम कोई भी ओरल एविडेंस नहीं मानेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अब ये एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक एक लाइन का एक एक क्वेश्चन बनेगा आपका, ये ध्यान रखना आपने, एक एक लाइन का एक एक क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है आपको। एक्नॉलेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ए, एक्नॉलेजमेंट मे बी सफिशिएंट। अब वो कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट सफिशिएंट कब होगी, ये इसके इंस्टांसेस दे दिए हैं इन्होंने कि इसके अकॉर्डिंगली एज पर लॉ ये तो सफिशिएंट है ही। क्या है, एक्नॉलेजमेंट मे बी सफिशिएंट दो
इट ओमिट्स टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और राइट। हमने ये स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या उसका राइट है, बट मान लिया कि मेरी लाइबिलिटी है, तो वो एक्नॉलेजमेंट मानी जाएगी। नंबर 1 इसके ऊपर डालो, इट ओमिट्स से, नंबर 1। नंबर 2, एवर्स दैट असर्ट, कहना चाहता है एवर्स दैट द टाइम फॉर पेमेंट, डिलीवरी, परफॉर्मेंस और एंजॉयमेंट हैज नॉट येट कम। मेरी लाइबिलिटी थी, मैंने रिटर्न में कर लिया, द पर्सन वॉज गेटिंग इम्पेशेंट कि जी नहीं आप मेरे को पैसे दो या कुछ करो, लिखित में करो, पर मैं चालाक था, मैंने गोल मोल करके लिख दिया। बट उसका जो कॉन्टेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट का, वो ये चीज़ों में ये बता रहा है, द टाइम फॉर पेमेंट, डिलीवरी, परफॉर्मेंस और एंजॉयमेंट हैज़ नॉट येट कम। मैंने इस तरह से लिखा कि जी आपका तो अभी टाइम ही नहीं आया, आप ऐसी रोला डाली जा रहे हो, ठीक है मैंने देने होंगे कभी, कुछ देना होगा, वो एक्नॉलेजमेंट होगी। अगर घुमा के भी लिखा पर उससे करेक्ट निकल रहा है कि हाँ जी लायबिलिटी थी आपकी, तब भी आपकी एक्नॉलेजमेंट। थर्ड, और इज accompanied by refusal to pay, deliver or perform or permit to enjoy। और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि जी मैंने नहीं आपके देने, आई डोंट वांट टू पे यू एनीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ, बनता गया, राइट। थर्ड, फोर्थ, इज कपल्ड विद अ क्लेम ऑफ टू सेट ऑफ। हाँ जी मैंने देने हैं, बट नो, आपसे मैंने भी तो लेने थे, 1 लाख मैंने आपको देना था, बट आप 50 तो आप मेरे भी बनते हैं, ठीक है जी रिटर्न में कर लो। तो क्या होगा, एंटायर पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट बैक फ्रॉम डे 1। उससे क्या होगा, हमारी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंटायर पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल वाइप आउट एंड न्यू पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट टू रन। हाँ जी गुड इवनिंग, हम कर रहे हैं आज लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 18 एंड 19, अभी शुरू किया हमने, लेके आए हो, यस, ओपन अप, दोबारा से स्टार्ट करते हैं इनके लिए। इन बिटवीन समझ नहीं आ रहा ना, हाँ जी सेक्शन 18 हमने आज स्टार्ट करा है। बेसिकली ये कहना चाहता है कि अगर किसी पर्सन की लाइबिलिटी है, सपोज ए ओ सम मनी टू बी, ठीक है, उसने उसके पैसे देने थे, पर टाइम आ गया, 3 साल का पीरियड था, लास्ट में आके उसने ये कह दिया कि जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप मेरे से लिखवा लो, मैं आपके पैसे तो देना चाहता हूँ पर मेरे पास है नहीं। इन दैट केस अगर वो एक एक्नॉलेजमेंट दे देता है लिख के रिटर्न में, आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18, तो जो पिछला 2 साल 11 महीने का सारा पीरियड है वो वाइप आउट हो जाएगा और a new period will start from the day of writing। उस दिन से सारा पीरियड नया स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, राइट। दोबारा से शुरू करते हैं। नंबर 1, वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। अब 2 तरह के पीरियड होते हैं लिमिटेशन एक्ट में, एक तो होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक होता है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। दोनों में डिफरेंस क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो है जो आर्टिकल्स में दे रखा है, लास्ट में जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे उसमें 3 साल, 5 साल, 10 साल ये हमने पीरियड देखे, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या होगा? प्रेस्क्राइब्ड पीरियड वो होता है जो हम सेक्शन 4 से 24 से लेके जो जमा, गुना, घटाओ, ऐड, सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जाके अगर मेरा कोई पीरियड निकल आया कि उस दिन जाके मैंने वो केस फाइल करना है, अप टू दैट डेट, वो मेरा प्रेस्क्राइब्ड पीरियड होगा। जब भी हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन पूरा पढ़ेंगे, लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे, द वर्ड यूज्ड इज प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, नॉट पीरियड ऑफ लिमिटेशन, राइट। ये डेफिनेशन में ही दे रखा है। तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, किसके लिए? फॉर अ सूट और एन एप्लीकेशन, ये 2 चीजों के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके रिगार्डिंग? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, इन 2 चीजों के लिए। अगर आप कोई सूट डालना है या आपने कोई एप्लीकेशन डालनी थी, तो
आपने क्या करा, आपने एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज बीन मेड, अंडरलाइन इन राइटिंग, अंडरलाइन इन एंड साइंड, राइटिंग में भी दे दी और साइंड में भी दे दी। अब किसने दी ये? बाय द पार्टी अगेंस्ट whom such property or right is claimed, or by any person through whom he derives his title or liability। या तो वो खुद दे दे जिसकी लाइबिलिटी है, या किसी और पर्सन के थ्रू दे दे जिससे वो अपना टाइटल और लाइबिलिटी ड्राइव कर रहा है। तो क्या होगा? A fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed। जब वो acknowledgement साइन कर देगा उस दिन से नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट। That day obvious, why? Again section 12(1), why would we count that day? अभी क्योंकि वो हमने क्या करा था, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कैन नेवर लैप्स बिकॉज ऑफ सेक्शन 12(1), राइट? तो वो हम एक्सक्लूड कर देंगे, अगले दिन से हमारा पीरियड स्टार्ट हो गया लिमिटेशन। दिस इज जस्ट द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 18, ठीक है। अब 2 पे आते हैं, सेक्शन 18 सबसेक्शन 2, वेयर द राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड। अब हमने ये करा जी, हमने एक एक्नॉलेजमेंट ऐसे लिख ली पर मैंने ये डेट नहीं डाली यहाँ पे, उस केस में क्या होएगा? ठीक है, क्या होगा? ओरल एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज साइंड। ये कह रहा है कि ओरल एविडेंस हम मांग लेंगे जी, दोनों पार्टी से पूछेंगे कि आपने कब साइन करा था, वो एविडेंस एडमिसिबल होएगा, बट दैट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये कौन सा प्रोविजन है? इसके साथ ही लिखो सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। साइड में लिख लो या इसके नीचे लिख लो, कॉमा, ओरल एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स शैल नॉट बी रिसीव्ड। एज अ जनरल रूल हमने क्या करा, ओरल एविडेंस तो आप दे सकते हो, बट किसके रिगार्डिंग दे सकते हो? इस डेट के रिगार्डिंग। ये अंदर जो लिखा हुआ है ये क्या हो गए? ये सारे कंटेंट्स हो गए। ओरल एविडेंस कंटेंट्स का नहीं आप दे सकते, सिर्फ आप एक्नॉलेजमेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ डेट का दे सकते हो, कंटेंट्स के बारे में आप कुछ नहीं करोगे। अब सेक्शन 91 क्या कहता है वो हम देखेंगे। सेक्शन 91, 92, दोज आर एक्सेप्शन टू द बेस्ट एविडेंस रूल। बेस्ट एविडेंस रूल क्या है? प्राइमरी विल प्रिवेल ओवर सेकेंडरी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल प्रिवेल ओवर ओरल एविडेंस। अगर आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो ठीक है, तो हम उसमें पढ़ेंगे सेक्शन 61 ऑनवर्ड्स, 91, 92 दोनों के केस में। ये उसकी एक्सेप्शन है। 91 में भी एक्सेप्शंस आएंगी, 92 में भी आएंगी। अगर 91 और 92 को ये चीज कंप्लाई विद करती है, ओनली देन ओरल एविडेंस फॉर द डेट विल बी एडमिसिबल। रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर सबसेक्शन 2। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, हॉट टॉपिक है ये 18 का। ये कौन से सेक्शन की बात कर रहा है? सेक्शन 18(2). तो आपको वो ऑप्शन देंगे 91, 92, 61, 64, कौन सा? 91, राइट? एक्सप्लेनेशन। अब एक्नॉलेजमेंट कितनी सफिशिएंट हो सकती है? एक्सप्लेनेशन ए क्या कहता है? एक्नॉलेजमेंट मे बी सफिशिएंट दो, नंबर 1, इट ओमिट्स टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी और राइट। हमने एग्जैक्टली नहीं लिखा कि मेरा क्या ड्यू है, या प्रॉपर्टी का नेचर क्या है, या मेरे राइट का नेचर क्या है, पर मैंने लिख के दे दिया कि हाँ जी मेरी लायबिलिटी थी। उस केस में एक्नॉलेजमेंट मानी जाएगी। नंबर 2, एवर्स मीन्स असर्ट। उसने कह दिया है एवर्स दैट द टाइम फॉर पेमेंट, डिलीवरी, परफॉर्मेंस और इंजॉयमेंट हैज नॉट येट अराइव्ड। मैं एक्नॉलेजमेंट तो कर रहा हूँ, पर मैं साथ में ये भी लिख के दे रहा हूँ कि यार देखो आप बहुत ज़्यादा जल्दी इम्पेशेंट हो रहे हो, कोई बात नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। हालांकि उसका टाइम पीरियड चाहे 10 साल है, मैंने 5 साल में लिख के दिया, वो एंटायर पीरियड ऑफ द लास्ट 5 years विल बी वाइप्ड आउट। एक्नॉलेजमेंट होगी, डायरेक्टली नहीं हुई, इनडायरेक्टली होगी। थर्ड,
और इज अकम्पनीड बाय रिफ्यूजल टू पे, डिलीवर, परफॉर्म और परमिट टू एंजॉय। मैंने लाइबिलिटी तो मान ली पर मैंने रिफ्यूज कर दिया कि यार लिख ले, मैंने नहीं देनी तुझे, जो करना कर ले। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी लाइबिलिटी एडमिट कर ली है। तो जो जितना पीरियड मेरा पुराना बच गया था वो सारे का सारा खत्म, नया पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डे ऑफ दिस एक्नॉलेज। फोर्थ, और इज कपल्ड विद द क्लेम ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है, मैंने किसी से 1 लाख रुपए लेना है पर वो कहता है जी नहीं, मैं आपका 1 लाख नहीं दूंगा क्योंकि आपका 20 या 50 हज़ार मैंने भी आपसे लेना है। तो वो सेट ऑफ करवाएगा मेरे क्लेम से। मैंने लिख दिया ठीक है जी, आई ओ यू 1 लाख रुपीज़, बी ने दे दिया एक, पर वो कहता है जी नहीं, मेरे 50,000 भी आप लिखो इसमें। तो उसके कितने रह गए? 50। लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? उसी दिन से। नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन will start from that day, though it may be for the remaining amount, but it will start from that day. तो ये क्या होगी हमारी एक्नॉलेजमेंट होगी, इन राइटिंग भी होगी, साइन भी होगी। और इज एड्रेस्ड टू ए पर्सन अदर देन ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और राइट। जैसे ए ने बी को पैसे देने थे, मैं एग्जांपल बताता हूँ उसमें क्या है। ये लाइन बहुत कंफ्यूजिंग है और ये प्रीलिम्स का हॉट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। लास्ट लाइन, ये नंबर कौन सा हो गया अपना? 1 2 3 4, 5th नंबर है ये, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो लॉ ने बता रखे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्नॉलेजमेंट अपार्ट फ्रॉम द बेसिक बॉडी ऑफ द सेक्शन। ये एक्नॉलेजमेंट है ही है इन द आइज ऑफ लॉ। क्या है ये? ए ने बी के पैसे देने थे 1 लाख, अच्छा मैंने फ्रेश पीरियड ही नहीं किया। ए ने बी के क्या देने थे? 1 लाख रुपए देने थे। अब बी का फ्रेंड है सी। ए ने इसको तो कुछ कहा नहीं, पर सी के पास जाता कहता है यार हाँ यस आई ओ बी 1 लाख, राइट। अभी लास्ट लाइन पढ़ो अपने आप। एक्नॉलेजमेंट मे बी सफिशिएंट दो इट इज एड्रेस्ड टू अ पर्सन अदर देन ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और राइट। अदर देन पर्सन कौन हो गया? बी। ये है एंटाइटल्ड। इसके अलावा इसने किसको एक्नॉलेजमेंट कर दी? सी को। दिस इज व्हाट इट सेज, एज सिंपल एज दैट। यू गॉट दिस? अब ये क्या कहना चाहता है? बी को पैसे देने थे, उसके दोस्त को, रिश्तेदार को, किसी को भी जाके कह दिया जो उसके रिलेटेड है, थर्ड पर्सन को, कोई भी, चाहे रिलेटेड ना ही हो। कल को गवाही हम दे सकते हैं ना, कह सकते हैं हाँ जी इसने मेरे सामने कहा था जी, हाँ जी मैंने इसके पैसे देने हैं, अब ये मुकर रहा है, तो उसकी गवाही मानी जाएगी। वो भी एक एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, प्रोवाइडेड इट कंप्लाइज विद सेक्शन 18 बी। अब साइंड का क्या मतलब आ गया? The word signed means signed either personally or by an agent duly authorized in this behalf. चलो पर्सनली तो हमने मान लिया कि जिसकी लायबिलिटी है वो तो देगा। एजेंट ऑथोराइज में कौन कौन से केसेस का आगे अगर हम सोचें, ये कौन से पर्सन होंगे? एजेंट ड्यूली ऑथोराइज, प्रिंसिपल एंड एजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम पढ़ते हैं, इन केस ऑफ पार्टनर्स, वन पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म के केसेस में अगर एक पार्टनर ने लिख के दे दिया कि जी मेरी लायबिलिटी है हमारी फर्म की, तो वो पूरी फर्म के ऊपर भी इंप्लीमेंट होगी। सो ये प्रीलिम्स में बहुत आता है कि इज इट नेसेसरी कि जी जो सिग्नेचर है वो उसी के हो जिसकी लायबिलिटी हो, और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम कैन आल्सो साइन द सेम। यस, राइट। एक्सप्लेनेशन सी, an application for the execution of a decree or order shall not be deemed to be an application। किसके रिगार्डिंग होगी ये? shall not be deemed किसके रिगार्डिंग नहीं है? in respect of any property or right। ये कौन से प्रॉपर्टी और राइट की बात कर रहा है?
जो सेक्शन 18 में दे रखे हैं जिसके बारे में ये बात कर रहा है, सिंप्लीफाई अगर इसको करें, अगर कोई एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है वो इसमें कवर अप नहीं होती। सेक्शन 18 डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये इसका प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन बनेगा आपका साथ साथ, समझ गए? ये होगी हमारी बॉडी। नाउ लेट्स राइट डाउन। देखो हम जब ऐसे करेंगे ना यहाँ पे, तो मैं प्रीलिम्स डिस्कस करूँगा, मेंस के नोट्स दूंगा, अगर कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा वो साथ में करवाऊंगा, राइट? जब मैं कहूँगा लिखो तो आपको यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग अबाउट दैट सेक्शन, राइट? लेट्स राइट अबाउट सेक्शन 18। ये बेसिक मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इफेक्ट क्या है, इसेंशियल्स क्या क्या है इसके, वो सारे आपके नोट्स, ताकि आपका मेंस का सारा नोट्स तैयार हो जाए विद रिसेंट जजमेंट्स। मीनिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट, it means a definite, clear admission in writing. And next line, writing के बाद of existing liability, writing के बाद अगली line of existing liability. It means a definite, clear admission in writing. Next line, किसके regarding? Of existing liability. Next line, किसके regarding? In respect of any property or any right. अब आपने कह दिया जी सेक्शन 18 जो है डील करता है एक्नॉलेजमेंट में, एग्जाम में उनको समझाओगे तो सही एक्नॉलेजमेंट होती क्या है? ये होती है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? अब हेडिंग बनाएंगे प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 18 इज दैट, ये क्यों है, व्हाई ऑफ दिस सेक्शन, व्हाई वी नीड दिस सेक्शन, व्हाई द लॉ प्रोवाइडेड फॉर दिस सेक्शन। क्यों? क्योंकि जो बंदा अपनी लायबिलिटी मान ही रहा है तो उस केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन को स्टार्ट करने का फायदा ही क्या है? जब आप मान ही रहे हो तो मैं दूसरी पार्टी के ऊपर, जिसने पैसे लेने हैं उसके ऊपर बर्डन क्यों डालूं, या जिसने देने हैं उसके ऊपर बर्डन क्यों डालूं कि नहीं जी लिमिटेशन खत्म हो रहा है, आप फटाफट से केस कर लो वरना आपके पैसे नहीं मिलेंगे, राइट? तो क्रक्स क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ द सेक्शन 18 इज दैट द बार ऑफ लिमिटेशन शुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट where the person who is liable to pay the debt, comma, has acknowledged his liability, full stop. अब इसका इफेक्ट क्या है? ठीक है जी, हमने एक्नॉलेजमेंट दे दी है, राइटिंग भी होगी, साइन भी होगी, तो इफेक्ट क्या होगा? Has acknowledged his liability. इफेक्ट क्या है इसका? सेक्शन 18 does not enlarge the period of limitation. ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन को बढ़ाता नहीं है। सेक्शन 18 does not enlarge the period of limitation, but a fresh period begins to run. But a fresh period begins to run from such acknowledgement. यही इंपैक्ट पढ़ा था हमने सेक्शन 18(1) की लास्ट लाइन, वो इसका इफेक्ट है। इसके साथ ही लिखो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय द डिफेंडेंट, acknowledgement of liability by the defendant interrupts limitation. Interrupts limitation, that is i.e. that is ऐसे करके, that is cancels the already cancels the already elapsed period of limitation
ELAPSED, elapsed period of limitation, and allows a fresh period of limitation from the date of interruption. इंटरप्शन, ये डेट ऑफ इंटरप्शन कौन सी होगी? जिस दिन एक्नॉलेजमेंट साइन हुई है, राइट? अब कंडीशंस क्या है इसकी? व्हाट आर द कंडीशन एसेंशियल्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 18 फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू? नंबर 1, the acknowledgement must have been made before the expiry of period prescribed. इसके नीचे ही हम केस लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का केस है संपूर्ण सिंह वर्सेस निरंजन कौर, सुप्रीम कोर्ट held if the acknowledgement is made after the prescribed period has expired, comma, such acknowledgement shall not extend the period of limitation, right? सेक्शन 9 वाला रनिंग ऑफ टाइम हो गया। एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल आ गया। जो भी आपने एक्नॉलेजमेंट देनी है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड से पहले दो। इन अ वे इट रिजेंबल्स द प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 9 बट इट इज नॉट। ठीक है, वो बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ टाइम विल स्टार्ट टू रन, वो बेसिक प्रिंसिपल है, राइट। सेकंड पॉइंट, it must have been made by the party, it must have been made by the party against whom the right is claimed, or through whom he derives his title or liability. Third, बिल्कुल जो हमने एग्जांपल की वही। एजेंट कौन हो सकते हैं? एक पर्सन टाइटल किससे ड्राइव करेगा? एलास अपने फादर से, राइट। थर्ड, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन्ड बाय द पार्टी। It must be in writing and signed by the party either personally or by duly authorized agent in this behalf. Fourth, where the writing containing the acknowledgement is undated. Fourth point, where the writing containing acknowledgement is undated, comma, oral evidence may be given of the time, oral evidence may be given of the time when it was signed, subject to the provisions of इंडियन एविडेंस एक्ट। ब्रैकेट में लिखेंगे
सेक्शन कौन सा 91, राइट। इंपॉर्टेंट है ये। एक्नॉलेजमेंट किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए? कौन सी दो बातें पढ़ी है हमने इसके सेक्शन 18 में? राइट और प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी और राइट पे। फिफ्थ पॉइंट, इट मस्ट बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी it must be an acknowledgement of liability in respect of property or right claimed in the suit. In respect of property or right claimed in the suit. नेक्स्ट जो अपने पॉइंट बनेंगे, आप कितने भी पॉइंट्स बना सकते हो, जैसे एक्सप्लेनेशन के 5 पॉइंट्स वो हो गए, ठीक है। ये मेरा लिखाने का पर्पस क्या है आपको, मेंस में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट, व्हाट आर द कंडीशंस एसेंशियल फॉर द। ये 2019 में इस पे कोई प्रॉब्लम भी आई हुई है और नोट भी आया हुआ है सीधा, तो हमें प्रॉब्लम्स भी समझनी है और ये थ्योरी भी पता होना चाहिए। बेसिकली इट इज ऑल रिटन इन सेक्शन, बट यू नो हाउ टू ब्रेक अप द सेक्शन इन मेंस, क्योंकि आपको वहाँ पे बेरेक्ट दिए होंगे, प्रेशर इतना होएगा हड़बड़ाहट में आपसे खुलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सन 47 के बेरेक्ट है। ये वाले जो आप यूज़ कर रहे हैं ये नहीं है उनके पास, उनके पास फोटो कॉपीज वाले बेरेक्ट है वो। सो मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ, जब आप पंजाब हरियाणा में पेयर होगे तो उनके पास जो बेरेक्ट आपको दिए जाएंगे ये वाले बेरेक्ट नहीं देने उन्होंने, विदाउट इलस्ट्रेशंस वाले बेरेक्ट होंगे, सिर्फ सेक्शन वाले। और आपको वहाँ पे 10 मिनट पहले अंदर जाके अपने पेजेस मोड़ने पड़ेंगे कि यहाँ से लिमिटेशन शुरू हो रहा है, यहाँ से SRA शुरू हो रहा है, यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है। एक वो बल्क है, वो ऐसे पूरी कॉपी होएगी, जैसे ये कॉपी है ना ऐसे कॉपी होएगी और वो ऐसे खुलेगी। हाँ, क्रिमिनल का एक मैनुअल दे देंगे, दूसरा धब्बा सिविल का दे देंगे, ऐसे देंगे, उसमें आपको पेजेस मोड़ के रखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेशर होता है, बंदा भूल जाता है यार एक एसेंशियल रह गया, मैंने सेक्शन 9 RCR हिंदू मैरिज एक्ट करा पर उसकी मैं एक कंडीशन भूल गया, पर मैं खोल के देखना है, ठीक है टाइम तो है, लिखनी तो पड़ेगी, नंबर तो भी मिलेंगे, तो ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा टिक, आप उसके ऊपर कोई मार्किंग कुछ नहीं कर सकते, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, यू कैन नॉट टेम्पर विद दैट। तो इस हिसाब से आपको मैं तैयार कर रहा हूँ कि ये सेक्शन सारे हो गए। इसके बाद कितने हमने लिखे हैं, अभी 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 5, ठीक है। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स आर इन दी एक्सप्लेनेशन, वो आप अपने जब भी नोट्स बना रहे हैं, इसमें बना रहे हो, इसमें लिखने, इसमें लिखने, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, ये देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक्नॉलेजमेंट कैन बी मेड टू अ पर्सन अदर देन द पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और राइट, इट केम इन 2014 प्रीलिम्स, ठीक है। अंडर सेक्शन 18 फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज टू बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरप्शन। कौन सी डेट है, अभी आपने बताया था साइनिंग की, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया है प्रीलिम्स 2014 में। देखो सेक्शन 18 से 2 क्वेश्चन आ गए प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स का फंडा मैंने क्या बताया, 5+1, एक क्वेश्चन ठीक हो गया, कितने नंबर, 5, एक जो गलत कर रहा था उसका 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, 6 नंबर मिल गया आपको। सेक्शन 18 ने आपको 12 नंबर 2014 में दिए हुए हैं, इसीलिए ये बाइफर्केशन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सी के ऊपर भी आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट। ये एक एक लाइन तोड़ के बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी यहीं पे बैठे बैठे हो जाए। ये किसके रिगार्डिंग टाइम एक्सटेंड नहीं करती, सेक्शन 18 कहाँ पे नहीं लगता, अभी बताया मैंने। एक्सप्लेनेशन सी क्या कह रही है, एग्जीक्यूशन, इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, यही क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज होता है, यार ये सूट्स पे तो लगता है और ये एग्जीक्यूशन में क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं लिखा हुआ, अपील पे भी नहीं लगा। तो ये जो आप बुक सॉल्व करोगे ना, लेक्सिस नेक्सिस और उसकी जो AK जैन की किताबें आती हैं प्रीलिम्स की, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आ गए, तो वो बाय करो, साथ साथ वो सॉल्व करनी भी शुरू करो, तो जाके प्रीलिम्स क्लियर होगा। पर हम यहाँ पे प्रीलिम्स करने नहीं आए हैं, हम क्या करने आए, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स अगर आ गए तो प्रीलिम्स क्लियर है आपका, ठीक है। अब इस पे हम एक केस लिखेंगे,
बहुत ही अच्छा केस है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली दो केस है, दोनों ही लिख लो। राजीव कुमार वर्सेस, आ रहा है ऊपर, जी राजीव कुमार वर्सेस रक्षा देवी, RAKSH, रक्षा देवी। ये है 2019 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, ठीक है। और दूसरा है लेट फुल बेंच, अब लिखाऊंगा आपको मैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन, नहीं आ रहा, आ गया। रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड वर्सेस विशाल जायसवाल, BISHAL, विशाल जायसवाल। ये है 2021 सुप्रीम कोर्ट, 3 जजेस, 2021 का केस है। क्या हेल्ड हुआ इसमें, ये लिखेंगे। फुल बेंच हो गया ये। 3 जजेस का होता है, 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 2 का डिवीजन, ठीक है। व्हाट वाज हेल्ड इन दैट? द एंट्रीज इन बैलेंस शीट्स, दोनों में यही हेल्ड हुआ है। देखो मैंने आपको दोनों केस दे दिए। जब हम पंजाब और हरियाणा का ट्राई कर रहे हैं ना, तो वो एग्जामिनर खुश होता है कि बच्चे को लोकल लॉ भी पता है, लोकल मींस हाई कोर्ट का भी पता है और सुप्रीम कोर्ट का तो पता ही पता है। दोनों याद रह जाए, ठीक है, बट राइट डाउन एटलीस्ट 1 केस लॉ। जब भी कोई प्रॉब्लम आए या थ्योरी है, तभी नंबर हमें मिलेंगे मेंस में। अगर आप थ्योरी लिख के आ जाओगे, वो तो कहेंगे ये तो रट्टू होता है, इसको पता ही है, तो वो कुछ नहीं है। केस लॉ दोगे, हाँ नया दोगे, लेटेस्ट दोगे, जैसे मैं आपको करवा ही रहा हूँ, 2025 के भी करवा रहा हूँ, सब करवा रहा हूँ, तो उससे आपको एक एडिशनल मार्क्स आपको मिलेगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ? द एंट्रीज इन द बैलेंस शीट्स कैन अमाउंट टू एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। The entries in the balance sheets can amount to acknowledgement of debt for the purpose of extending limitation under section 18. राइट? और इसके साथ और लिख लो, इस लाइन को बदल के कैसे लिखेंगे हम? जो प्रीलिम्स की एग्जैक्ट लाइन आई हुई है, लाइन के मिडल में डाल लो और नेक्स्ट लाइन पे लिखो, एन एडमिशन ऑफ अ डेट, एन एडमिशन ऑफ अ डेट इन अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, एन एडमिशन ऑफ अ डेट इन अ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी will amount to a valid acknowledgement. देखा दोनों में फर्क कितना है, क्रक्स क्या है, सेम ही है। अब हम चेक केसेस करते हैं 138 के। अभी 3 इयर्स की कंडीशन आ गई, राइट? आपको 3 इयर्स बाद आप एलिजिबल हो, तो प्रैक्टिकली नाउ यू कैन नॉट टेक डिफेंस के जी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आप हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको कहीं पूछ सकते हैं कुछ भी। क्या जी वो 138 का केस लगाया, ठीक है, चेक दे दिया था, और उसने चेक के साथ साथ ये प्रूव करना चाहा, एंट्रीज उसने लगा दी, एक एंट्री बैलेंस शीट अपनी को मेंटेन कर रहा है जिसने चेक दी है, और जिसके पास चेक है वो भी मेंटेन कर रहा है। एक ने एंट्री डाल नहीं रखी, दूसरे ने डाल रखी है, तो दूसरा जब चेक लगाएगा तो वो एंट्री उसने एविडेंस में लगा दी, तो ये मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी एक्नॉलेजमेंट। वही बात कर रहे हैं, ये चीज़ उससे हट के आ गई, क्योंकि ये राइटिंग में है, उसका साइन है पर इसका साइन तो नहीं है ना। तो ये लॉ कहता है बेसिकली कि अगर कोई लायबिलिटी, किसी ने पैसे देने हैं, मैंने आपको माल सप्लाई किया, आपने उसके पैसे देने थे 5 लाख रुपए, आप 50-50 हज़ार करके आप मेरे को दे रहे हो, ठीक है, 10 साल हो गए इस बात को। रिकवरी का कितना टाइम पीरियड है? अगर हम देखें पैसे रिकवर करने हैं तो आर्टिकल 54 3 इयर्स है हमारे पास, ठीक है, पर उसको मैं 10-10 साल तक लटका रहा हूँ। बंदा तो गया जिसके 3 साल थे,
पर हम कब देखेंगे, लास्ट एंट्री से हमने देखना है वो 3 साल का है। अब उसने 2 साल पहले मेरे को 50,000 की एंट्री कर रखी थी, तो जो पिछला 8 साल का पीरियड है वो सारा खत्म। दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस सेक्शन। 2 साल बचे, अभी भी 1 साल मेरे पास और पड़ा। अगर उसने मेरे को 50,000 और दे दिए, 3 साल मेरे फिर से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑब्वियसली। तो ये इसका इम्पैक्ट है सेक्शन 18, राइट। एक और केस लॉ लिखेंगे आज केस लॉस बहुत लिखने हैं इसके ऊपर, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर, ठीक है। थर्ड केस लॉ लिखे हैं इसके ऊपर, लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स। लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स वर्सेस द एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। (1971) सुप्रीम कोर्ट। लिखें इसमें क्या हेल्ड हुआ। An acknowledgement does not create a new right of action, but merely extends the period of limitation. Second, the person who has an implied authority to sign comma, the acknowledgement signed by that person is sufficient. The acknowledgement signed by that person is sufficient. Full stop. Under section 18, explanation B, under section 18, explanation B, signed means signed either personally, दोबारा से signed means signed either personally or by an agent duly authorized in this behalf. ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही है इसमें, though it is just a repetition of what has been written in section 18, or by an agent duly authorized in this behalf. So आप इस लॉ का इम्पैक्ट समझ सकते हो। एक्सप्लेनेशन के ऊपर भी केस लॉ है, और ये प्रीलिम्स में बहुत बार आया है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है इस केस लॉ का। आपको 4-5 लॉ केस लॉ दे देंगे, फिर पूछेंगे विच इज़ द फेमस केस लॉ रिलेटेड टू सेक्शन 18, तो हमने ये लक्ष्मी रतन को टिक करना है। नेक्स्ट लिखे फिर से, तिलकराम वर्सेस नथु। तिलकराम वर्सेस नथु, क्या हेल्ड हुआ इसमें। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, इसका यार मेरे पास वो नहीं है, बुक्स में देख लेना ईयर कौन सा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड यूज्ड इन द एक्नॉलेजमेंट। अब हम आते हैं बॉडी पे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ए ने तो हमें बता दिया कि जी ये 5 चीजें एक्नॉलेजमेंट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई इस तरह का कोई हमने बॉडी तैयार कर ली है, तो वो कैसी बॉडी होनी चाहिए एक्नॉलेजमेंट के लिए, जो सेक्शन 18 को कंप्लाई विद करे और हमारा लिमिटेशन टाइम फ्रेश स्टार्ट हो सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ में बताया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड्स यूज्ड इन द एक्नॉलेजमेंट must indicate CATE the existence of jural relationship between the parties. JURAL, jural
रिलेशनशिप बिटवीन दी पार्टीज, ब्रैकेट में लिखेंगे एग्जाम्पल अ क्रेडिटर एंड अ डेटर, ब्रैकेट क्लोज, a creditor and debtor bracket close, and it must appear that such a statement is made with intention of admitting that dual relationship. तो आप समझे इसका मतलब क्या हुआ? तो ऐसी कोई एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए जो दोनों पार्टीज का आपस में रिलेशन बता सके, और उसके साथ साथ द वर्ड आई हैव डिक्टेटेड यू इज एंड, इसके साथ साथ क्या जरूरत है, एंड और का भी इंपैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, ये याद रखना हमने लॉ के बीच में। एंड इसके साथ गया है और उसकी इंटेंशन हमें दिखनी चाहिए कि वो उस रिलेशनशिप को मान रहा है। दिस इज व्हाट इट सेज, दिस इज रिगार्डिंग ऑल द केस लॉज रिगार्डिंग सेक्शन 18। अब मेंस में आपको कोई भी सवाल आ जाए, इसका प्रिंसिपल क्या है, इफेक्ट क्या है, कंडीशंस क्या है इसकी अगर बैलेंस शीट में आ जाए तो, अगर एक्नॉलेजमेंट हो तो वो कैसी होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, तिलक नाम जो है। अभी ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया बहुत बारी, ये एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के उन्होंने नीचे केस लॉ दे दी, सीधी डेप्थ ऑफ एग्जामिनर। हाँ जी, पंजाब रहने दी ही मैं गल करनी है हमेशा, दिल्ली का लैवल ही कुछ और है, दिल्ली का होगा मैं तुम 10 हरियाणा भी डेली की कर दूँ, 50 हरियाणे च इन्होंने डायरैक्टली यही हेल्ड किया हुआ बात था, और दसो भी केड़े केस हेल्ड होया सी। सो आपको उस एक्सटेंट तक ये मेहनत करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए, पहले पड़ाव के लिए, अगर हमने निकलना है। तो इस सेक्शन 18 में ही आज मैंने देख लो आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन हम देखें तो कम से कम 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं, और मेंस का तो पूरा हो ही चुका है। इसके ऊपर आपको वो प्रोपोजिशन दे सकते हैं, कोई भी प्रोपोजिशन किसके ऊपर बनेगी, ये जो मैंने सबसे पहले एसेंशियल में आपको केस लगाया संपूर्ण सिंह वर्सेस निरंजन गौर, इसके साथ लिख लो फॉर मेंस स्टार डाल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब प्रोपोजिशन आपको मैं बताता हूँ कैसे बनेगी इसकी, अगर हम इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हाँ जी मेंस में अगर क्वेश्चन आया है, एक तो आपका डायरेक्ट थ्योरी आ जाएगी, आपको थ्योरी तो आप नाउ यू कैन राइट डाउन, आपको सब मैंने दे दी है, तो यू विल बी द बेस्ट जज इन केस ऑफ थ्योरी, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू राइट ए थ्योरी। अगर वो सेक्शन 18 के ऊपर आपको पूछें तो एक तो आप उसका मीनिंग बताओगे, उसका प्रिंसिपल क्या है वो बताओगे, कंडीशन लिख के एंड में लिख दोगे, क्योंकि वन ऑफ द एसेंशियल इज इफेक्ट, क्योंकि फ्रेश पीरियड जो है स्टार्ट होना है वो इफेक्ट ही है उसका। सो अवॉइड रेपिटिशन कि नहीं जी मेरे को पता है इफेक्ट मैं पहले लिखूंगा बाकी बाद में लिखूंगा, नहीं, तो आपको बॉडी उसको फ्रेम करना है, ठीक है। आपको प्रीलिम्स का चलो आपको मैं बाद में बता दूंगा, मेंस का फंडा क्या है जब हम कंटिन्यू करेंगे, आपको तो पता ही है कि 10 मिनट का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितने में कैसे करना है वो सारा आपको करना पड़ेगा। शॉर्ट में लिखा तो मैंने बहुत कुछ दी है, यू विल बी द बेस्ट जज कि मैंने लक्ष्मी दत्ता लिख के आना है कि नथु वाला केस लिख के आना है। ये जो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है ये प्रोपोजिशन के लिए है, ठीक है। अब इसमें प्रोपोजिशन क्या बन सकती है, देखो ए ने पैसे देने थे बी के, लास्ट डेट जो था यहां पे आके खत्म हो रहा था प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, 1 जनवरी 2021 को उसने देने थे, लास्ट कब आ गया 24, उसने सेक्शन 5 और उसका बेनिफिट लेके आप ये लगा लो 1/6/24 तक ये उसका प्रेस्क्राइब्ड पीरियड आ गया, सेक्शन 4 से 24 का उसने सारा बेनिफिट ले लिया, ये लास्ट डे उसका यहाँ पे करना था, ठीक है। उस दिन उसने जाके बी को कहा कि जी मैं आपको हैंड राइटिंग दे दूंगा, ठीक है, आप मेरे पे केस मत करो, ठीक है, मैं आ रहा हूँ जी, 1 घंटे में आया, 2 घंटे में आया, 3 घंटे में आया, उसने सारा दिन निकाल दिया।
अब उसने नेक्स्ट मंथ जाके एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग दे दी अंडर सेक्शन 18. नाउ टेल वेदर it is a valid acknowledgement or not. नहीं है. क्यों नहीं है? Prescribed period, not limitation, brother. I'm not expecting that from you. हमेशा हम prescribed period की बात करेंगे, क्योंकि one of the essentials of 18 क्या है? नंबर 1 पे पढ़ो, बोल के पढ़ के दिखाओ. आप पढ़ो, न्यू स्टूडेंट. What is the first essential? The acknowledgement must have been made before the expiry of prescribed period. ये prescribed period हमारा क्या है? ये है. इससे पहले acknowledgement आनी थी, पर उसने दी कब? नेक्स्ट मंथ. तब अब इसका क्या हो गया? बी का नुकसान हो गया. अब ये सूट कर ही नहीं सकता. तो बजाय उसकी बातों में आने से उसके पास रेमेडीज किया गया है. अब प्रैक्टिकली आते हैं इस पे. सेक्शन 7 है जी 17 में फ्रॉड की वजह से वो कर दिया तो उसको 1 साल का टाइम मिल जाएगा. वेरी गुड, बहुत सही पकड़ा. इवन आई डिड नॉट रीच देयर, मेरे दिमाग में कुछ और था. वेरी गुड. वो क्या करेगा जी? इसने मेरे को धोखे में रखा. ये कह रहा था कि मैं हम राइटिंग करेंगे, हम करेंगे, इसने टाइम निकाल दिया. बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रूव, क्योंकि कुछ राइटिंग में है ही नहीं. ठीक है ना? अगर राइटिंग में होता तो वो बच ही जाता. वो सारी प्रैक्टिकल बातें आ गई. अब इस पे क्या आएगा? व्हाट्सएप चैट होगी हमारी, तो वो क्या कर सकता है? एप्लीकेशन दे सकता है फ्रॉड की. सीधी सी बात है. अगर सिविल कोर्ट्स उसकी बात नहीं सुनेंगे, पुलिस तो सुनेगी ना. क्रिमिनल रेमेडी इज नॉट वाइप्ड आउट. वी आर डीलिंग विद लिमिटेशन लॉ, दैट इज अ सिविल लॉ. क्रिमिनल रेमेडी तो आपकी कहीं नहीं गई. वो कोर्ट में जाएगा, एप्लीकेशन देगा. कोर्ट में सॉरी, पुलिस के पास जाएगा, अपनी एप्लीकेशन देगा. किसके लिए देगा? फ्रॉड. इसने चीटिंग की. बट हाँ, उसकी जो हम बॉडी बनाएंगे तो हमने डे 1 से लिखना पड़ेगा कि जी इसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी शुरू से ही इसने, क्योंकि वो 420 की तारीफ है. अगर आप शुरू से उसका वो नहीं दिखाओगे तो आपकी 420 मानी नहीं जाएगी. तो जब भी हम एप्लीकेशन ऐसे फ्रेम करते हैं प्रैक्टिकली, तो हम ये बताते हैं कि फ्रॉम द डे 1 हिज इंटेंशन वाज बैड, डिसऑनेस्ट, कि ये हमें देना नहीं चाहता. इसलिए लिंगर ऑन करता गया और इसने मेरा केस फाइल करने का रेमेडी भी खत्म कर दिया. हाँ, अगर आप फ्रॉड प्रूव कर सकते हो, यू कैन गो फॉर इट. सो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मैच होके अब आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा. केड़ा आही क्रिमिनल थोड़ा दिमाग से नहीं आ रहा सी. मैं फ्रॉड तक नहीं पहुंचा सी ना. ओ दैट इज अ वैलिड पॉइंट. 17 का वैलिड पॉइंट. यू कैन ऑलवेज, बट ओदे एसेंशियल्स की हैं होते हैं रखने वाले. ठीक है ना? चलो अब सेक्शन 19 क्या है? हेडिंग इसका पढ़ो. इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी. ये दो चीजों को डील करता है. प्रीलिम्स का यही क्वेश्चन है. सेक्शन 19 में क्या क्या कवर अप हुआ हुआ है? डेट और इंटरेस्ट ऑफ लेगेसी. इंटरेस्ट ऑफ लेगेसी के साथ ही लिखेंगे सेक्शन 349 इन ISA, इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑनवर्ड्स. ये इंटरेस्ट ऑफ लेगेसी के डील करते हैं ये सेक्शन. 349 ऑनवर्ड्स काफी है. अब यही एग्जांपल में हम दोबारा आते हैं. समझ गए? फ्रेश बनाओ, फ्रेश बनाओ. इसी पे आ जाएगा समझ. इसी पे मिस्टर ए ने ये पैसे लिए हुए थे, बी को देने थे. लास्ट लिमिटेशन पीरियड ये था. प्रेस्क्राइब, इसको भूल जाओ सारे को. अब ये लास्ट प्रेस्क्राइब लास्ट डे है इसका. तो लिमिटेशन है प्रेस्क्राइब. लास्ट डे ये बनता है पैसे लेने का.
अब वो 3-4 महीने 5 महीने यहाँ पे आता है और ये कहता है जी देखो मैंने आपको 5 लाख देने हैं, मेरे पास है नहीं इतने, मैं दे नहीं सकता, आप केस कर लो। वो कहता नहीं चल तू थोड़े थोड़े करके दे दी। तो वो क्या कहता है, पार्ट पेमेंट दे देता है। अब पार्ट पेमेंट के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, वो 500 भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, 4.5 लाख भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। सपोज उसने 50K इसको पे कर दिया इस दिन 1/1/2023 को, तो क्या होगा, पार्ट पेमेंट ही दी है, बाकी तो रहता है। यहीं से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट। ये जो सारा पीछे का पीरियड है ये वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी दिन से 1/1/2023 से लेके 1/1/2003 ऐड करो, चला गया, कितने हो जाएंगे, 26 तक उसका लिमिटेशन पीरियड आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये है। अब हेडिंग पढ़ो, सेक्शन 19 का क्या कहता है। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। अगर आपका कोई डेट है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन लेगेसी है, उस पर भी आते हैं क्या होते हो, ठीक है। अगर आपने उसके रिगार्डिंग कोई पेमेंट कर दी थोड़ी सी भी, आपका नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट, ठीक है। एक तो हमने एक्नॉलेजमेंट करी कि जी मैं दे दूंगा, एक उसमें से थोड़ा सा पेमेंट कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया सेक्शन में लॉन्ग। तो ये इम्पैक्ट है। तो क्वेरी में हमें ये समझना पड़ेगा कि वो पेमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा है या सिंपल राइटिंग के बारे में बात कर रहा है। उसके हिसाब से आप सेक्शन 18 और 19 लिखोगे। अभी आपको समझ आ गया, अब आप पढ़ के देखो, सारा समझ आ जाना है इसी एग्जांपल से। क्या कहते हैं, एक हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। ये क्या होती है लेगेसी, तो आप मानते हो, समझते हो, सिंपल विरासत। ये हमारी लेगेसी है जी, मेरी फ्यूचर जनरेशन आएगी, मैं उनके लिए कुछ लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ। एक बंदा कोई विल बनाएगा, ठीक है, उसमें कुछ गिफ्ट या कोई प्रॉपर्टी उसको छोड़ के जाएगा, वो उसकी लेगेसी होगी, ठीक है। अगर वो माइनर है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया उसको विल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, एज पर ISA जो मैंने सेक्शंस आपको अभी बताए हैं, उसके सारे रूल्स दिए गए हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसने वो लेगेसी का पर्टिकुलरली, जैसे A है, B के फेवर में बिल कर गया, बट उसने किसी का डेट देना था A ने, वो जाते जाते B के ऊपर तो सारा कुछ दे गया, पर वो कह गया कि ही विल पे माय डेट्स। तो जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर होएगा वो पिक्चर में आएगा, ठीक है। वो डेट पे भी कर सकता है, उसकी ड्यूटी है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर सम टाइम वो लेगेसी इस बी को नहीं देता तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पड़ सकता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। नहीं, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर जेड़ा अपॉइंट होया, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होएगा, जेड़ा देख रेख कर रहा है उस चीज की। जिमें बी माइनर है इस केस च, मैं सी ਨੂੰ अपॉइंट कर गया कि ए मरण तो ए दी डेथ तो बाद सी जो होएगा वो एडमिनिस्ट्रेटर होएगा। इसी ने ए के सारे डेट्स देने हैं, सारी प्रॉपर्टी क्लियर करवानी है, सारा कुछ इसने करना है। चलो इसने ये सारा कर दिया, पर ये बचा हुआ बी को नहीं दे रहा, बी का तो नुकसान हो रहा है, उसके पास प्रॉपर्टी आई नहीं जो उसको विल से आई थी। विल कैन बी मेड बाय एनीबॉडी, छोड़ दो वो रिश्तेदार, पापा मामा कुछ भी नहीं है, उसको तो प्रॉपर्टी आई नहीं। इन दैट केस क्या होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कि जी आपने जानबूझ के आपने बी का हिस्सा मार लिया, आप दे नहीं रहे उसको। अगर बी उसको रिकवर करना चाहे तो वो सूट फाइल करेगा। अब उसको अगर पता ही नहीं थी, पता था चाहे नहीं पता था, वो सूट फाइल करने आ गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो लगेगा अमाउंट के ऊपर। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। हाँ वही चीज इन नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड एज इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। द होल लॉ रिलेटेड टू दिस इज गिवन इन इंडियन सक्सेशन एक्ट।
ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। सेक्शन 19 कहता क्या है। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आता है डेट के केस में कि जी आपने देना था, पार्ट पेमेंट करनी। अब वो यही इसकी एग्जांपल में सी अगर पार्ट पेमेंट करके दे दे, मान लो 1 करोड़ छोड़ के गया था उसके लिए, डेट डूट सेटिस्फाई करके उसके बाद 70 लाख बच गए, अब उसने खा लिए, देने तो है। जब भी वो 10-10 लाख की पेमेंट करता जाएगा, न्यू पीरियड ऑफ एलिमिनेशन विल बिगिन टू रन फ्रेश। दिस इज द मीनिंग इन क्रक्स। अब सेक्शन 19 पढ़ो, वो कहता क्या, वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अ डेट। अब इन्होंने देखो पेमेंट लिखा हुआ है वर्ड, पार्ट पेमेंट नहीं लिखा। अगर दूसरे तरीके से समझो, अगर उसने पेमेंट ही सारी दे दी तो सेक्शन 19 का रेलेवेंसी क्या रहेगा। सो बेसिकली डील्स विद पार्ट पेमेंट। इसके साथ ही ब्रैकेट एरो में डाल के लिखो पेमेंट मींस पार्ट पेमेंट, वेरेट के ऊपर। वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लेगेसी इज मेड। उसने पेमेंट दे दी है, किसके बिहाफ पे, डेट के बिहाफ पे और ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ लेगेसी के बिहाफ पे। तो क्या होगा, पर पेमेंट कब दी, अगेन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। किसने दी, अब आगे आ जाओ, बाय द पर्सन लायबल टू पे द डेट और लेगेसी। नंबर 1, जिसने देनी थी ऑब्वियसली, और बाय हिज एजेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ, राइट। नंबर 2 ये हो गया। इफेक्ट क्या होगा इसका, ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड। उस दिन से हम नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट कर देंगे, राइट। प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट, ये लाइन छोड़ दो सारी 1928 तक, सीधा पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पेमेंट अपीयर्स इन द हैंडराइटिंग ऑफ, ये बात समझने वाली है, या तो जिसने पेमेंट देनी थी उसकी हैंडराइटिंग में हो, उसी की हैंडराइटिंग में, हैंडराइटिंग ऑफ, और इन अ राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। अब ये 2 चीजें आ गई इसमें, या तो जिसकी लायबिलिटी थी उसने हैंड रिटन में दे दी, बस ये तो हम हैंड रिटन कर सकते हैं, वैसे ही जिसकी लायबिलिटी होगी वो भी हैंड रिटन दे सकता है कि जी मैं फलाना फलाना सन ऑफ सो रेजिडेंस ऑफ सो एंड सो, ठीक है, इतने पैसे मैंने इसको देने हैं, उसमें से आज मैंने इतने दिए। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी एग्रीमेंट करते हैं उसके पीछे एंडोर्समेंट्स करते हैं ना, वही बात है। उस केस में अगर हमने वो कौन सा हम केस डालते होते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगर केस डालना है तो हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ से काउंट करेंगे, जहां से हमने वो एंडोर्समेंट पीछे करी हुई है। 6 महीने का टाइम था रजिस्ट्री कराने का, 6 महीने में हमने नहीं की, मैंने उनको 5 लाख दे के डेट बढ़वा ली, तो मैंने पार्ट पेमेंट तो कर दी ना। जस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, हैंडराइटिंग ऑफ और इन राइटिंग साइंड। अगर वो रिटन में किया है, हमने कंप्यूटर से लैपटॉप से प्रिंट निकाला है, तब वो साइन होनी चाहिए। अगर बंदे की हैंडराइटिंग नहीं है तो साइन होगी, अगर हैंडराइटिंग है तो साइन की भी जरूरत नहीं है। देखो ये समझना पड़ेगा, हैंडराइटिंग ऑफ कॉमा और इन ए राइटिंग साइंड बाय कॉमा, ये 2 चीजें होगी, हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन मेकिंग द पेमेंट और इन ए राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट। इसको ऐसे बाइफरकेट करके पढ़ना है, ये दोनों बातें होगी इसमें, समझ गए आप। अब प्रोविजो की प्रोविजो क्या है, सेव इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड बिफोर 1st day of January 1928। ये प्रोविजो कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर कोई इंटरेस्ट और लेगेसी किसी ने पे कर दिया है 1928 से पहले, उसके लिए ये सब जरूरत नहीं बेसिकली। पर सेक्शन 18 के जैसे ही हैंडराइटिंग होना जरूरी है, वो इसेंशियल्स आ गए इसके, राइट। Explanation. For the purpose of this section, where the mortgage land is in the possession of the mortgagee, comma, the receipt of rent or produce of such land shall be deemed to be a payment. समझ आया कि ऊपर से निकल गया?
नहीं आया? बीजी याद आवाज़ ही जाना हाँ जी आ जाओ 2 मिनट कर दो चेंज। और आता है इस पे एक तो हो गया मॉर्टगेजर जो प्रॉपर्टी लोन पे देता है, ठीक है। ये हो गया मॉर्टगेजी जिसको उसने प्रॉपर्टी दी, जिसने लोन दिया। ये लोन टेकर, ये लोन गिवर, ठीक है। इसने इसको प्रॉपर्टी दी, इसने इसको लोन दिया बी ने, ठीक है। जब इसने ए ने इसको प्रॉपर्टी दे दी तो उसका मान लो उस प्रॉपर्टी के ऊपर या तो रेंट आता था उसको, या उसका कोई ऐसी एग्रीकल्चर लैंड थी जिसमें वो खेती बाड़ी के उसको प्रोड्यूस मिलती थी, उससे कोई भी प्रोड्यूस मिलती थी। तो इस रेंट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी हम पार्ट पेमेंट मानेंगे, समझे? पढ़ो दोबारा क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन आप मेरे साथ। वेयर मॉर्टगेज लैंड, ये देखो ये रही मॉर्टगेज लैंड, इज इन द पोजेशन ऑफ, किसके पास है? बी के पास। द रिसीट ऑफ रेंट और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड शैल बी डीम्ड टू बी, इसको पेमेंट माना जाएगा। तो उस दिन से क्या होगा? फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट। किसके अगेंस्ट? ए के अगेंस्ट, मॉर्टगेजर के अगेंस्ट, राइट। अगर मॉर्टगेजी ने अपना उससे लोन लेना है, हर महीने उसको रेंट आ रहा है, तो हर महीने वो नया फ्रेश ऑफ पीरियड लिमिटेशन विल स्टार्ट टू रन। दिस इज व्हाट दिस एग्जांपल इज सेइंग। ये टीपीए में आ गया 58 ऑनवर्ड सारे सेक्शन। कितने 6 तरह की अपनी मॉर्टगेजेस होती हैं, सिंपल, यूसुफ्रैक्टरी, ये वो सारा, वो हम टीपीए में करेंगे, समझ गए आप? तो ये उस केस में है। मॉर्टगेज को वैसे ही क्लेम करने का पीरियड 30 इयर्स है लिमिटेशन में। बताओ बंदा क्या करेगा? 30 साल तक अपना अपना राइट कर सकते हो। आर्टिकल 63 खोलो अभी, मॉर्टगेज में याद आ गया आपको करवाऊँ। आर्टिकल 63 लिमिटेशन एक्ट लास्ट में, बाय मॉर्टगेजी फॉर फोरक्लोजर कितने? 30 इयर्स। इसके साथ ही लिखो सेक्शन 67 टीपीए रेड विद आर्टिकल 63 के साथ, रेड विद सेक्शन 67 टीपीए। ऐसे ही साथ साथ आपको बेरेट में तैयार करवाता रहूंगा। अब आओ एक्सप्लेनेशन बी। डेट डज नॉट इंक्लूड मनी पेएबल अंडर ए डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। अगर वो कोई कोर्ट से डिग्री ले लेता है रिकवरी सूट के थ्रू, उसको हम डेट नहीं मानेंगे। जैसे हमने ऊपर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को कुछ नहीं माना, उसी हिसाब से हम अगर कोर्ट ने कोई डिग्री दे दी तो उसको डेट नहीं मानेंगे। डेट शुड बी अ प्योर डेट, नॉट बाय वे ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ। इट मस्ट बी बिटवीन यू एंड मी, ए एंड बी, पार्टीज के बीच में होना चाहिए, नॉट बाय वे ऑफ एंट्री ऑफ अ थर्ड पार्टी, राइट। आज के लिए हम इतना करेंगे, कल इसके बारे में लिखेंगे। चेक का आपको मैं करवाऊंगा क्वेरी कि चेक, अगर मान लीजिए मैंने आपके पैसे देने हैं, ठीक है, मैंने आपको चेक दे दिया, इसके ऊपर सोच के आना, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ के आना। मैंने आपको चेक दे दिया और वो चेक बाउंस हो गया, फिर इज दैट अ वैलिड पार्ट पेमेंट? चेक दिया आपको मैंने, विद इन पीरियड ऑफ एलिमिनेशन दे दिया। सोचो वैसे ही एज अ ह्यूमन टेंडेंसी हम क्या कर सकते हैं। मेरे माइंड में फ्रॉड चल रहा है, मैंने करना है, बस मैंने आपके पैसे नहीं देने, तो मैं क्या करूंगा? पार्ट पेमेंट ही फॉर्म से चेक लेता है ऑब्वियसली, चेक बाउंस हो गया। अब क्या होगा इसमें? लॉ क्या कहता है? सेक्शन 19 क्या कहता है? अब देखो, सोचो। बी इन कंफ्यूजन, विल मीट टुमारो, फिर आपको बताएंगे क्या होगा।